नमस्कार, मेरे चैनल सुपर प्रदेशक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में शिक्षा जागरूकता को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने लखनऊ जनपद में कुछ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का एक निरीक्षण किया है और आज मैं आ चुका हूँ AP सेन मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज में, जो कि चारबाग में है और यहाँ की प्रधानाचार्य उषोशी घोष जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए यहाँ की प्रधानाचार्य जी से एक आग्रह करूँगा कि आप मुझे विद्यालय के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा बहुत बताएं, फिर हम आपसे विद्यालय के बारे में जो सुविधाएं जा रही इस पर कुछ संवाद स्थापित करेंगे। मैम, बहुत बहुत नमस्कार आपको और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अविनाश जी, आपका हमारे कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। मैम, थोड़ा सा विद्यालय के बारे में मुझे संक्षिप्त में आप पहले बताएं। ये हमारा विद्यालय एक हेरिटेज विद्यालय हो गया समझिए, क्योंकि इसकी स्थापना 1902 में हुई थी और आज ये 120 साल पूरे कर रहा है। तो यहाँ पे किसी को आके नौकरी करना, यहाँ बच्चों के आके यहाँ बच्चों का पढ़ना, ये हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ इसका इतिहास बताया जाए तो ये 1902 से तो शुरू हुआ है। बच्चों के स्पेशली लड़कियों की शिक्षा के लिए हमारे जो AP सेन जी है, जिनका पूरा नाम अतुल प्रसाद सेन है, वो उस समय जो ढाका, जो कि उस समय डिवाइड नहीं हुआ था इंडिया का, तो ढाका से वो लखनऊ आए और यहाँ पे देखा कि बालिकाओं की शिक्षा बहुत कम होती, यहाँ पे बालिकाओं को की शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि बालिकाओं की शिक्षा पर वो बहुत ध्यान देंगे और इसी के अंतर्गत उन्होंने इस विद्यालय का निर्माण किया। उनके साथ बहुत और भी महानुभाव लोग जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस कॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए और आज भी इस कॉलेज का इतना नाम है। और इसके बिल्डिंग को आप देखिए तो ये लगेगा कहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिलता जुलता, या कॉन्वेंट स्कूल्स जो होते हैं उनसे मिलता जुलता है इसका जो स्ट्रक्चर है। क्यों ये इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो पहली प्रधानाचार्य थी सुश्री बीना दत्ता, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी कॉलेज के लिए लगा दिया। इस कॉलेज में वो एज अ प्रिंसिपल तो थी ही, एज अ इंचार्ज काम करती, लेकिन जब इसको यूपी बोर्ड ने अपने अंडर में लिया तो 1939 से लेकर 1965 तक वो यहाँ पे प्रधानाचार्य के रूप में रही और इस कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन ही लगा दिया। उनको हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन अभी भी हमारे मैनेजमेंट में कुछ बुजुर्ग हैं जो 80+ के हैं, वो बताते हैं कि क्या उनकी पर्सनालिटी थी। तो उस समय से आज तक ये कॉलेज चल रहा है, लेकिन अभी इतने 120 साल बहुत लंबा सफ़र है, तो इस समय कुछ कमियां भी आई हैं और कुछ एडिशनल चीज़ें भी इसमें जुड़ी हैं। आपके यहाँ पे छात्राओं की संख्या क्या है और शिक्षकों की संख्या क्या है? हमारे यहाँ 625 के करीब छात्राएं हैं और टीचर्स यहाँ पे 20 हैं। जो छात्राओं की संख्या है उसके अनुपातिक दृष्टिकोण से जो आपके पास में शिक्षकों की संख्या है वो पर्याप्त है? नहीं, थोड़ा सा तो कम है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, तो पहले हमारे यहाँ पोस्ट ज़्यादा थे, लेकिन जनशक्ति निर्धारण के समय शायद उस समय बच्चों की संख्या कम हो गई थी, तो कुछ पोस्ट हमारे कम कर दिए गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे फिर बच्चों की संख्या बढ़ रही, तो उस अनुपात से टीचर्स की संख्या कम है, लेकिन पोस्ट नहीं है तो हम उस पोस्ट पे किसी टीचर्स हम अपॉइंट कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा कम तो है, ये टीचर्स की संख्या कम है। विज्ञान में हमारे यहाँ साइंस साइड जो इंटर में है, बहुत बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो एक क्लास में 100 के ऊपर बच्चे हो जाते हैं। तो फिज़िक्स की एक टीचर है, एक लेक्चरर है, केमिस्ट्री की एक लेक्चरर हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही उस हिसाब से हमारा लैब भी छोटा हो गया है, क्योंकि अब बच्चे बहुत पढ़ने आते हैं, साइंस की तरफ बहुत ही ज़्यादा झुकाव है बच्चों का, तो बच्चे आते भी हैं, पढ़ते भी, लेकिन जैसे भी परिस्थिति है उसमें टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। लेकिन अगर और सुविधाएं हम लोग को मिल जाए तो बच्चे और अच्छे से पढ़ें। आपके यहाँ जैसे अभी आपने बताया कि विज्ञान संकाय है, विज्ञान संकाय के अलावा और क्या कौन कौन से अभी संकाय पढ़ाते हैं?
हमारे यहाँ ह्यूमैनिटीज़ की है, आर्ट साइड और साइंस साइड, दो संकाय हैं। कॉमर्स नहीं है आपके यहाँ? नहीं, कॉमर्स नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग भी नहीं है कि कॉमर्स कराने के लिए अगर बच्चे आ जाएंगे तो हम बच्चों को कहाँ बैठा पाएंगे। मैम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में किस प्रकार का विद्यालय में पार्टिसिपेशन रहता है? क्या सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं इनमें पढ़ाई के अलावा? स्पोर्ट्स में तो हमारे बच्चे बहुत जाते हैं और बाहर भी जाके स्टेट लेवल पे भी खेल के आते हैं। अभी तो हमारे यहाँ एक बच्ची थी, वो नेशनल लेवल पे एथलेटिक्स में खेल के आई है। तो और यहाँ पे हमारी जो शिक्षिका है, गेम्स की टीचर हैं, वो भी बच्चों को बहुत ध्यान देती हैं। कबड्डी है, जो इस तरह के खेल जिसमें उनका शारीरिक विकास हो, कबड्डी है, खो खो है, और इसके साथ हमारे यहाँ टेबल टेनिस भी है, जो कि हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट है वो इसमें सहायता उन्होंने प्रदान किया है। उन्होंने टेबल टेनिस के लिए भी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने डोनेट किया टेबल टेनिस। तो इस तरह से कहीं कहीं से हम लोग जहाँ से मदद मिल सकती है हम लोग वहाँ अप्रोच करते हैं। और क्योंकि आजकल बच्चे भी देख रहे ओलंपिक में लड़कियां बहुत आगे बढ़ के आई हैं, तो इसलिए बच्चों को भी थोड़ा इंटरेस्ट भी जगा है कि स्पोर्ट्स में भी काफ़ी कुछ उनका करियर बन सकता है। तो इसलिए वैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स काफ़ी है, लेकिन और होने चाहिए, लेकिन उसके लिए और भी स्पेस हमको चाहिए। जैसे बास्केटबॉल है या ये बास्केटबॉलर, बैडमिंटन है, इन सब के लिए हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है। लेकिन फिर भी हम लोग खो खो है, कबड्डी है, ये बच्चे खेलते हैं, वो भी खेलते हैं। थोड़ा बहुत फुटबॉल भी कभी कभी बच्चे खेल लेते हैं। उतना है कि बच्चे अपने हिसाब से अपने एंजॉय करने के लिए खेल लेते हैं। पिछले 2 सालों से हम कोविड जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। कोविड काल में ऑनलाइन एडुकेशन का समावेश हुआ, ऑनलाइन पढ़ाई पद्धति हमारे यहाँ शुरुआत हुई। आप एक प्रधानाचार्य होने के नाते बच्चों को ऑनलाइन पद्धति पे पढ़ाना, खास तौर से इस आधुनिकीकरण के युग में, इतने सक्षम परिवार के बच्चे इस विद्यालय में मुझे मानना कि पढ़ने नहीं आते हैं जो मोबाइल और इंटरनेट फैसिलिटी हर बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। किस प्रकार की दिक्कतें आपको आई उनको पढ़ाने में और उनका सिलेबस कवर कराने में? ये जो पेंडेमिक चला है कोविड, ये 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं, और इस दौरान हम लोग ने बहुत कुछ देखा। तो बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुई हमारे यहाँ की जो शिक्षा है, बच्चों को जो पढ़ाना है वो किस तरह से पढ़ाया जाए, एकदम से चेंज हो गया। ऑनलाइन एडेड स्कूल के बच्चे कभी भी ऑनलाइन किस तरह से पढ़ेंगे, इसका उनके पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन 2 साल में काफ़ी कुछ बदलाव आया, जिससे बच्चों को ऑनलाइन किस तरह से पढ़ाया जाए ये हमको भी सीखना पड़ा और बच्चों को भी सीखना पड़ा। लेकिन अभी भी ऑनलाइन जो टीचिंग है उसमें बहुत कुछ कमियां हैं जिसे हमको पूरा करना है, जिससे सारे बच्चे ऑनलाइन शिक्षा के तहत पढ़ाई करें। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बच्चे आते हैं जिनके घर में एक ही मोबाइल है, उनके फादर के पास है या उनके भाई के पास है या बड़ी दीदी के पास है। तो जब पूरा लॉकडाउन था तो उस समय तो घर पे मोबाइल मिल जाता था, लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन खुला तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी, क्योंकि वो एक मोबाइल वो फादर ले गए या उनके भाई ले गए या दीदी ले गई, तब वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने वीडियो बना के जैसे भेजा, लेकिन वो वीडियो क्योंकि नेट नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग, और बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं, हम लोग तो फिर भी अर्बन एरिया में हैं, लेकिन रूरल एरिया में जो बच्चे रहते हैं वहाँ नेट की बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए वहाँ तक तो उन बच्चों के पास मतलब एक्सेस करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं कि वो नेट खोल के, या मोबाइल अगर मिल भी जाए तो वो पढ़ ले, या नेट मिल जाए तो मोबाइल उनके पास नहीं है। तो और मोबाइल जो है ये बहुत हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ फीस बहुत नॉमिनल है जो सरकार की तरफ से फीस है। वही बच्चे जो है फीस देने में प्रॉब्लम आती है, तो वो मोबाइल तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। बड़े मुश्किल से एक घर में अगर एक मोबाइल मिल गया, कुछ बच्चे हैं जिनको मिल भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे बच्चे यहाँ पे आते हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। तो इसलिए अब अगर ऑनलाइन क्लासेस इसी तरह से अगर ऐसी पैंडेमिक की स्थिति रही तो सबसे पहले
ये हम लोग को देखना होगा कि हर बच्चे को एक्सेस करने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई को एक्सेस करने के लिए उनके पास मोबाइल हो और नेटवर्क स्ट्रांग हो, जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट ले। क्योंकि जब नेटवर्क है, वीडियो खुल नहीं रहा है, ओपन नहीं हो रहा, तो बच्चे देखते नहीं हैं। जब बच्चे देखेंगे नहीं, गूगल मीट करते हैं तो सारे बच्चे, अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें केवल 50% बच्चे ही ज्वाइन कर पाते हैं। 50% जिनके पास नेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो या तो कुछ टाइमिंग का हो कि हम ऑनलाइन क्लास रात में ले, जब उनके घर पे मोबाइल अवेलेबल हो। तो लेकिन उसको सेट करने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इन बच्चों को, अगर ऑनलाइन क्लासेस इस तरह से आगे भी पेंडेमिक की वजह से कंटिन्यू हो, तो उनको मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट जो भी हो उनको अवेलेबल कराना पड़ेगा। और साथ में नेट जो है उसकी भी व्यवस्था हमको देखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना इसके ऑनलाइन पढ़ाई ज़ीरो है। वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, आपके हिसाब से इसमें किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत है? काफ़ी कुछ, मतलब 2 साल में काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। अभी हमको धीरे धीरे इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इसको और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करने की इसमें ज़रूरत है। क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, ऐसे ही क्लास में जब वो बैठते हैं तो बच्चों को उनको पढ़ाई में कंसंट्रेट या पढ़ाई में फोकस करने के लिए टीचर्स को कई बार डांटना पड़ता है, या टीचर अपने एड्स लेके वो जब बोर्ड में पढ़ाते हैं तो बच्चे अलर्ट होके पढ़ते हैं। लेकिन ऑनलाइन में बच्चों की अटेंडेंस देने के बाद, खाली हम अपने एडेड स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं कर रहे, प्राइवेट स्कूल में भी वहाँ के हमने पेरेंट्स को देखा बहुत परेशान रहते हैं ऑनलाइन क्लास जब होती है। क्योंकि उनके पास सब कुछ है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, गेम खेलने लगते हैं। तो अभी हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि अगर जिनके पास है वो भी एकदम ध्यान से पढ़ रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, वो भी चीज़ नहीं है। तो ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऑफलाइन पढ़ाई सबसे अच्छी है, लेकिन जब हमारे पास ये पेंडेमिक की स्थिति है तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए हमको बहुत ज़्यादा अभी एफर्ट लगाने हैं, बहुत एफर्ट करना है कि सारे, मतलब 90% बच्चे ऑनलाइन से जुड़े, जो कि अभी नहीं जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा तो रूरल एरिया के बच्चे बिल्कुल नहीं जुड़ पाते हैं, उनको बहुत परेशानी है। अर्बन में तो हम लोग फिर भी 50% बच्चों को जोड़ लेते हैं, लेकिन रूरल में बहुत प्रॉब्लम है। तो पहले उनको बहुत ध्यान देना होगा कि किस तरह से उनके, मतलब रूरल एरिया में ध्यान देना पड़ेगा किस तरह से बच्चे ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े। मैम, आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जैसे आपने बताया स्पोर्ट्स में तो आपके यहाँ नेशनल लेवल तक बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, आपके यहाँ पे एनसीसी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी किसी प्रकार की गतिविधियों में कुछ आप लोग पार्टिसिपेट करवाते हैं बच्चों को? जी, मैं ये बोलते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि हमारे यहाँ एनसीसी, बच्चों को एनसीसी और स्काउट गाइड, ये दोनों ही गतिविधियाँ हमारे कॉलेज में होती है। बच्चे इसमें, आपको तो पता ही है एनसीसी का क्या इम्पोर्टेंस है। इसमें बच्चे उसमें डिफेंस में नौकरी के लिए उसमें वेटेज रहता है। तो हमारे यहाँ के बच्चे एनसीसी भी लेते हैं, यहाँ पे एनसीसी कराई जाती है और स्काउट गाइड भी है। और साथ में हर तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसे हमारी शिक्षिकाएं तैयार कराती है बच्चों को, और बच्चे उसे प्रेजेंट करते हैं। मैम, इस चैनल का एक सबसे बड़ा मुहिम है, जब हम किसी विद्यालय में जाते हैं तो पहले वहाँ के प्रधानाचार्य जी से हम अनुमति ले लेते हैं कि आपके बच्चों और शिक्षकों से बात कर सकें, क्योंकि हमारा मानना है जब तक बच्चों के बीच में नहीं जाएंगे हम विद्यालय की यथास्थिति से अवगत नहीं हो सकते। साथ में हम आपका विद्यालय परिसर भी देखना चाहेंगे और लोगों के समक्ष एक वीडियो के माध्यम से आपके विद्यालय को हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। आप उसकी मुझे अनुमति प्रदान करती हैं? जी, आप बच्चों से इंटरेक्शन कर सकते हैं। देख लीजिए बच्चों को क्या प्रॉब्लम हुई है इन दिनों ऑनलाइन। बच्चे भी अपना सजेशन दे सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो बच्चों के भी जब बच्चे बोलेंगे क्या क्या उनको ज़रूरत है, तो हो सकता है कि उसी हिसाब से ऑनलाइन पढ़ाई। जब मेन चीज़ ये है कि ऑनलाइन के साथ साथ हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं उनको कंप्यूटर की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कंप्यूटर जाने कोई बच्चा, खैर आजकल तो मोबाइल सबके हाथ में रहता चलता है, लेकिन कंप्यूटर एजुकेशन, जब हम डिजिटल होने की बात करते हैं तो हर कॉलेज में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से बच्चा आ रहा है, उसको कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो
हर क्षेत्र में जाके, क्योंकि आजकल बिना कंप्यूटर के एक बहुत छोटे पोस्ट में भी आप जाएंगे, क्लर्क की भी नौकरी है, तो उसमें बिना एक बेसिक नॉलेज के आप एलिजिबल ही नहीं होंगे वहाँ के एंट्रेंस को देने के लिए। तो इसलिए हर बच्चे के लिए एक स्कूल में कंप्यूटर लैब होना चाहिए, जिससे बच्चे कंप्यूटर एजुकेशन उसमें से ले। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो छोटे से एकदम क्लास 1 से बच्चे एकदम पहुंच जाते हैं और सिस्टम के साथ उनका वो जुड़ जाते हैं, उनको सब पता चल जाता है। वही चीज़ हमारे यहाँ जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच्चों को 6th क्लास में भी बेसिक नॉलेज नहीं रहता है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि कंप्यूटर लैब हर कॉलेज में होना चाहिए, जिससे बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा मिलती रहे। जी मैम ने अच्छा मैसेज दिया है। केवल लैपटॉप वितरण कर देने से फ़ायदा नहीं है, पहले तकनीकी प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी है, फिर लैपटॉप का सदुपयोग हो सकता है। तो मैम आपने इतना मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि प्रधानाचार्य जी ने अनुमति मुझे दे दी है कि बच्चों शिक्षकों से बात कर विद्यालय परिसर को देख सकता हूँ मैं, तो अभी चल करके कक्षों में बच्चों से बात करता हूँ और आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।